अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नए मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। डॉलर महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोगों को कभी होश नहीं है। आज अगर हम सिंगल हैं या शादीशुदा हैं तो हमारे पास इतनी लाइबिलिटी नहीं है। कल आने वाला वक्त जब आपकी औलाद जवान हो जाएगी, जब आपको सर्च पाने के लिए एक अच्छा घर, अपना घर चाहिए होगा, जब आपको एक प्लाट चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, भले आप एज ए इन्वेस्टर हैं, भले आप एज ए रेजिडेंशियल हैं, दोनों सूरत में वो आपको फ़ायदा देगा। और ये वक्त वो है, रोटी कपड़ा और मकान हर दौर में इंसान की ज़रूरत रही, कभी ज़्यादा कभी कम। इसीलिए आज हमने अपना बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत कना मश्क मेहमान बुलाए हैं, फैज़ान ज़ेब खान साहब, वो इस इंडस्ट्री के अंदर जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ा काम कर रहे हैं। नौजवान है, मोटिवेशन में इनका अपना एक मकाम है, वो मोटिवेट करने में भी अपना बहुत अच्छा मुकाम है और ट्रेनिंग देने में भी बहुत अच्छा। लेकिन इसके साथ ये जो काम करें, ये चाहते हैं उसका फ़ायदा आपको भी हो, उनको तो हो ही हो, उनके शोबे को तो हो ही हो, लेकिन वो मज़ा तब भी आता है जब कॉमन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जब आपका इंटरेस्ट होगा कि मैंने प्लाट देना है एज ए इन्वेस्टर या अपने रेजिडेंट को दी, इनका इंटरेस्ट होगा कि मैं आपको ईमानदारी से अच्छा प्लाट सेल करूं ताकि दोबारा भी आप इनके पास हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ आपके और अपने मेहमान के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान ज़ेब खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। फैज़ान साहब ज़रा अपनी स्टोरी बताएं, कैसे इस शोबे के अंदर आप आए? जी, यहाँ के आने की तो स्टोरी शॉर्टली मैं आपको गाइड करता हूँ। मैंने मास्टर्स किया था जी जी। और बड़े अच्छे मेरे ग्रेड्स थे। मास्टर किस में किया था? मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में क्योंकि किया हम था। लोग आमतौर पे लोग उस्ताद नहीं करते हैं, आपने मास्टर कर लिया। मास्टर्स जनाब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किया था माशाल्लाह। और उसके बाद जॉब सर्च करने के लिए जब मैं मार्केट में निकला तो मेरा एक अपना विजन था। मैं सिफारत खानों में काम करना चाहता था। माशाल्लाह, डिप्लोमेटिक कोर में। जर्नलिज्म का मुझे बहुत शौक था, माशाल्लाह। मोटिवेशनल स्पीकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मार्केट में निकला तो आपको पता है कि जी आपने पेट अपना भरने के लिए पैसे कमाने होते हैं। तो जब इस फील्ड में निकला तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट के जो हालात चल रहे हैं और नौजवान तबका डिग्रीज़ के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार है। ऐसे ही तो जॉब्स नहीं थी। फिर मैंने कुछ NGOs में काम किया, CDA के साथ मैंने ट्रेनिंग्स ली भी, पार्लियामेंट के साथ मैंने कुछ काम किया और देन फिर तकरीबन 6 साल पहले मैं इस फील्ड में आया। और NGO में आपने कहाँ काम किया? मैंने लॉयंस के साथ काम किया, जिसके आप जी इंटरनेशनल लायंस क्लब जो है, एग्जैक्टली इंटरनेशनल लायंस क्लब है, तंजीम है। एग्जैक्टली सबा ट्रस्ट एंड सबा होम्स है। और इसके अलावा बड़ा काम कर रहा है। मैं नाज़रीन ने ये भी बता दूं कि मौजूद में सबा जो ग्रुप है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। व्हील चेयर आपको फ्री देता है, जब किसी को चाहिए हो वहाँ पे आप अपने जो प्रोसीजर उनको तय करें और आपको फ्री ऑफ कास्ट उसमें वो मिल जाता है। और इस तरह एजुकेशन के मामले में बड़ा काम कर रहा है, बाकी तारीफ खुद कराएंगे। इसके अलावा बस यूथ पार्लियामेंट के साथ यूथ के लिए बहुत काम किया, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी आर्टिकल्स लिखे और मेरे अपने थीसिस भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर इसके अलावा जो है CDA ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग्स करवाई हैं। नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं, आमतौर पर ये शोबा बड़ा बदनाम था कि जिसको कोई काम नहीं आता वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है और उसके हालात भी बड़े बुरे होते थे। लोग कहते थे ये एजेंट है। एजेंट का उर्दू में तर्जुमा करते बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन ये अब इनको एक लक़ब मिल गया है, इनको एक टैग मिल गया है रियल्टर्स का। जी प्लीज़। तो जनाब आसिफ साहब, फिर फाइनली ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बिज़नेस में आना चाहिए। और 6 साल पहले जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, आप बिलीव करें अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली। माय फादर वाज अ ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। मगर मैंने जब स्टार्ट लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदल आया था। मैं और मेरा एक दोस्त थे, हमने गुलबर्ग ग्रीन से अपना स्टार्ट लिया था और हम पैदल आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी कंपनी स्टेबल की हुई है और आपके सामने है। मतलब आप ये बड़े वसूख से करें कि आप पैदल आए थे, लेकिन आप लोगों को ये बताएं आप अकल से पैदल नहीं थे। नहीं, एग्जैक्टली किसी एक नॉलेज था, एक स्किल था, एक वर्किंग थी, जो आपने शोबे गिनाए, जो आप ट्रेनिंग देते रहे, मुख्तलिफ जगहों में जाते रहे, जो आपका स्किल था। एग्जैक्टली देखें, आप जब भी डिग्रीज करते हैं ना, नौजवानों के लिए स्पेशली ये मैं बात कहूँगा, ये मोटिवेशन के लिए बताएं। जब डिग्रीज करते हैं आप लोग, जब स्टूडेंट डिग्रीज कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ज़रूर करें, खुद को एक्सपोयर करें, खुद के बारे में अपनी स्किल्स को निकालें, उभारें और जानने की कोशिश करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ किताब पढ़ना, डिग्री करना ये बिल्कुल नहीं होता पूरा। इससे आपको तरक्की करने के लिए एक तो आपको नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी बायलैटरल नेगोशिएशन स्किल, आपकी बोल चाल और आपकी जो सोच है
वो बहुत मैटर करती है। फैज़ान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, हमारी ख़वातीन नौजवान लड़कियाँ, उनको मोटिवेट करने की क्या कहते हैं? वो घरों में बैठी रहती हैं और वालिदा नहीं चाहते हैं बस ये आगे इसकी शादी करो जान छूटे, आप क्या कहते हैं उनको? आसिफ साहब, औरत के मामले में तो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल के सबसे जो मजलूम है वो औरत है। औरत बेचारी पूरा दिन पूरा अरसा पढ़ती है, तालीम हासिल करती है, उसकी शादी हो जाती है और घर वालों ने उसको इतना ज़्यादा बाउंड किया हुआ होता है। ख़वातीन को निकलना चाहिए, और बहुत सी ख़वातीन रियल स्टेट सेक्टर के अंदर है, सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, टीचिंग कर रही हैं, IT डिपार्टमेंट में है, बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, और ख़वातीन को निकल के काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काबिल होती हैं, माशाल्लाह, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, और मज़े की बात बताऊँ कि ख़वातीन जो है वो दिल से काम करती हैं। हम मर्दों की निस्बत थोड़ा सा वो दिल से काम करती हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, और औरत बज़ाते खुद एक ज़िम्मेदार होने का नाम है। चूँकि हमारे एक बड़े ही सीनियर एंकर थे, जब एक ही दौर होता था PTV का, तो वो कहा करते थे लड़कों को और बड़े काम होते हैं, दही लाना होता है, दूध लाना होता है, लड़कियों को तो कोई काम नहीं करना होता। ये खैर मजाक की बात थी। लेकिन फैज़ान साहब ये बताएं कि एक बंदा जब निकलता है फ्रॉड लेने के लिए, उसको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? चूँकि पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, अभी फ्रॉड बहुत कम हो गए हैं, चूँकि प्रॉपर ब्रांड सोसाइटियाँ आ गई हैं जहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रॉड होते हैं। उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आम आदमी जब घर से निकलता प्लाट देने के लिए, तो उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए? डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, प्लाट कैसा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए जी आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपके पास जब भी पैसे और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने एक अच्छा कंसल्टेंट तलाश करना है। बहुत खूब। और अगर आप खुद किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, अव्वल तो काफ़ी लोग हैं खुद सर्च कर लेते हैं कि DHA अच्छा है, गुलबर्ग अच्छा है, या क्या अच्छा है। सही। अगर वो चीज़ें आपको नहीं मालूम, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है। उसी तरह ही जिस तरह आप बीमार होते हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी बात। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसकी बैक हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें आप नोट करके आप उसके पास जब फेस टू फेस बात करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, वो फिर आपको मजीद मशवरा देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। एग्जैक्टली। देखें, अचीवमेंट, बातचीत, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आजकल प्रॉपर्टी वाले कई लोग जो है ना, उनको बुरा भला कहते हैं, वो अलग बात है कि आपको पता है कि कई जगहों पर जो यंगस्टर्स हैं पढ़े लिखे नहीं होते और वो इस फील्ड में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं मसला हो जाता है। सही। अब आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जब भी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो सबसे पहली बात ये आपको अच्छा मशवरा देगा, ना कि वो अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करेगा, और ये हम बिल्कुल नहीं करते। अच्छी चीज़, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बड़ा ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन सबसे पहले देखें, आप अगले को ये बावर कराते हैं कि मैं आपके साथ सिंसियर हूँ। आपने जो 1% या 2% कमीशन जो मार्केट के हिसाब से हम चार्ज करते हैं वो तो लेना होता है, मगर आप उसको अच्छा मशवरा दें। आपने 1 या 2 लाख रुपये कमीशन लेना है और उसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, और आप खुद सोच नहीं सकते कि उसने 1 करोड़ रुपया कैसे बनाया होता है। सरकारी मुलाजिम, आपको पता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। ऐसे ही तो क्या कहते हैं, आजकल तो एक बड़ा ट्रेंड है कि रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर होते हैं, हर सोसाइटी के अपने डायरेक्टर होते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? वो बेहतर नहीं है कि उनका सर्टिफिकेट देख लिया जाए और काम शुरू कर दिया? एग्जैक्टली। सबसे पहले तो आप उनकी SECP की रजिस्ट्रेशन चेक करें, अगर वो रजिस्टर्ड है। दूसरा, उनका एक्सपीरियंस चेक करें। तीसरा, उनका कोई ना कोई इंस्टा या कोई सोशल मीडिया का पेज होता है जिसके ऊपर वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करते रहते हैं, तो आप उन्हीं के पास जाएं और वो आपको अच्छा मशवरा दे सकेंगे। बिल्कुल सही। फैज़ान साहब, बड़ी अच्छी बात है आज हमारे पास बैठे हैं और आपकी मौजूदगी से हम बहुत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए। आप हमें ये बताएं कि एक बाहर बैठा बंदा जो नेट सिर्फ देख रहा है, वो किस सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को कैसे सेलेक्ट करे कि ये सोसाइटी मेरे लिए बेहतर होगी, क्योंकि उसने फिजिकल इसको नहीं देखा, नेट पे देखा है। आप क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह किसी सोसाइटी के अंदर एंटर हों? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ज़मीन.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी ऐड खोलते हैं तो उसके नीचे वो आपको एस्टिमेटेड एनालिसिस दे देता है। ठीक है। कि जी आप पहले ये प्राइस थी, अब ये है, और इन द 2025 इसकी ये प्राइस होगी। बिल्कुल ठीक है। उधर से भी आप अपने थोड़े एनालिसिस कर लेते हैं। राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इवन ही इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इवन ही इज़ पाकिस्तानी नेशनल, उसको सबसे पहले ये चीज़ चाहिए कि अगर वो इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करता है उसकी NOC ज़रूर वेरीफाई करे CDA की कंसर्न वेबसाइट। बहुत अच्छी बात की अपना फैज़ान ज़ैब साहब ने कि उसके NOC किसी भी सोसाइटी के अंदर एंटर होने के लिए, ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए उसके NOC देखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी बहुत सी बातें बकाया करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपको डिलीवर करते जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। फैज़ान ज़ैब खान साहब बड़े अच्छे जो हमारे मेहमान हैं, लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
हाँ तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ कोई नहीं चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने। बाकी के 5 लाख लाए? जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के। यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हमने कहा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे हीरे ढूंढ के लाते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मुहैया कर सकें। चूँकि वो आपको अच्छी गाइड, अच्छी लाइन ऑफ एक्शन देंगे, तो आप उस पर अमल करें ना करें, लेकिन उनकी बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात को परखने में कोई हर्ज नहीं। जैसे मेरे भाई ने कहा कि परखना आपका हक बनता है, देखना आपका हक बनता है। बाकी आप खरीदे फरोख्त जहाँ से करें, लेकिन इनके मशवरों को ज़रूर कंसिडर कर लिया करें। फैज़ान ज़ैब साहब, आप बता रहे थे डायरेक्टर की पहचान, डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, और ने बड़ी अच्छी बात की कि सोसाइटी के वजह से कि एनओसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एफईआर से भी क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली एफआईआर तो सबसे मेन चीज। एफबीआर देखें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आप अगर टैक्स नहीं दे रहे, अगर आप खुद हुब्बुल वतन नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान की आवाम के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर एक अच्छे रियल्टर की पहचान होती है। और अगर वो आपके साथ बैठ के आपको रियलिटी के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, लेट्स सपोज आप मेरे पास आए हैं, यू कमिंग इन माय ऑफिस, मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी SCCP की रजिस्ट्रेशन है, ये मेरी FBR की टैक्स कलेक्शन है जो मैं पे कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका काम बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझसे मजीद क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मेरे कैरियर से और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, और कई हमारे दोस्त हैं वो अक्सर मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि यार अक्सर लोग आते हैं, वो चीज़ लेने आए हैं, ये तुमने उनको मशवरा दे दिया है। तो मशवरा देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद डिसीजन के लिए उनको आप टाइम दें। ये नहीं है कि आपके पास कोई आया तो बस आपने उनको कोई चीज़ सेल करनी ही करनी है। सेलिंग इज़ नॉट द पर्पस। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपके साथ जब चलता है तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं, ना कि जब शॉर्ट टाइम आपके पास कोई आता है और आपको कोई भी। बड़ी खूब बात की कि आपका, हम अक्सर चूँकि मार्केटिंग में मैंने पढ़ा है, एक आपका क्लाइंट आपके पास कम से कम 10 क्लाइंट लेके आता है, आपके लिए मार्केटिंग वो करता है। आप तो जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन आपका क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपके लिए बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं। फैज़ान ज़ैब साहब, आपने बनाई फर्म एम्बेसडर मार्केटिंग, जी क्या कंसेप्ट था ज़हन में? क्या आप तो जा रहे हैं डिप्लोमेटिक जॉब करने के लिए? आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपने ये नाम देखा होगा, एम्बेसडर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, SCCP में मेरे नाम से रजिस्टर्ड है माशाल्लाह। और मैंने आपको बताया कि मैं खुद सफ़ीर बनना चाहता था। मैं ऐसी नहीं और फाइनली जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर मैं compete ना कर सका, और एक टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक एम्बेसडर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बुनियाद रखूँगा, तो उस वक्त मैंने इसका स्टार्ट लिया। और एम्बेसडर सफ़ीर होता है, और सफ़ीर का काम होता है कि चीज़ों को सुलझाना, और मैं रियल स्टेट के अंदर अपने क्लाइंट्स की चीज़ों को सुलझाता हूँ, ना कि मैं उनके लिए कोई भी मैं चीज़ प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग इन रियल स्टेट एज अ एम्बेसडर, एंड यू नो द रियल मीनिंग ऑफ एम्बेसडर। ऐसे ही तो ये इसकी रियलिटी है। तो ये बताएं फैज़ान साहब कि इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर बैठे हुए हैं, वो पैसे लेके हाथ में घूम रहे हैं, उनको आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या तराजू, क्या मीज़ान आप देंगे? देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही, और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैं फैज़ान साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मैं फिर बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत से प्रोग्राम में बात की है कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लेने के है IMF की दिन रात हम मिन्नतें कर रहे हैं। ये शोबा ऐसा है, कई अरब डॉलर आपको कमा के दे रहा है, कमा के दे सकता है। हुकूमत पाकिस्तान की बात करूँ, अगर इनको फ्री हैंड दें, इनको सहूलतें दें, इनको लिए अच्छे SRO जारी करें, तो ये कई अरब आपको ला के दें। जी प्लीज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हम बात कर रहे थे। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही अभी डॉलर्स की जो सूरत हाल चल रही है और पाकिस्तान में जो महंगाई चल रही है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपने हाथ रोक लिए हैं। इवन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, मुझसे एक चीज़ की परचेजिंग कर रहे थे, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अभी चेंज होने जा रही थी, एंड ही वॉज सो इंटरेस्टेड। उन्होंने एक फार्म हाउस मुझसे लेना था।
جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں پرچیز کر سکتا کیونکہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, اور یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. ملک کے حالات اگر برے چل رہے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں نے سنبھالنے ہیں, کیونکہ پاکستانی جو ہے ان کے اپنے حالات بہت سخت خراب ہوئے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں بیچارے وہاں پر محنت کرتے ہیں, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سب سے دو تین بیسک چیزیں ہیں, وہ بھی این او سی چیک کریں, اور وہ زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں انسٹالمنٹس پلان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایون دیٹ از دا بلڈنگ, کمرشل بلڈنگ اور ریزیڈینشیل پروجیکٹس جہاں پہ بھی کرتے ہیں ایز اے انسٹالمنٹس میں زیادہ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں آ نہیں سکتے, چھوٹی ڈاؤن پیمنٹس ہوتی ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی ایک واضح ایک مشورہ ہے کہ وہ ایک اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ جب بات کریں تو جب آپ اس کو پیمنٹ بھیجتے ہیں تو آپ بھی سیکیور رہتے ہیں, اور آپ کی جب انسٹالمنٹ یا اس کی ری سیل کا بات آتی ہے تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اکثر لوگ, میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں, اور کسی جاننے والے سے لے لیتے ہیں, کسی رشتہ دار سے لے لیتے ہیں. میرے لیے سب قابل احترام ہے جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں, مگر اس کے اندر ایک وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں. اس نے آج ایک جگہ کام کیا, کل یہاں پہ چلا جائے گا, یہاں پہ چلا جائے گا. وی آر ورکنگ ان گلبرگ گرینز فرام لاسٹ 5-6 years, اور وی آر کنسلٹنٹ آف گلبرگ گرینز, نیول انکریج, سی ڈی اے, E12 اسلام آباد اینڈ DH اسلام آباد. ہم ان 5-6 جگہوں سے سائٹ پہ نہیں جاتے, انسٹالمنٹ پلان کا کام کرتے ہیں. مگر وہ کسٹمرز کافی, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی بندے سے پلاٹ لیا تھا, اب وہ فون نہیں اٹھا رہا ہماری, ہم نے ریسیل کرنا ہے. تو سب سے اچھی جو بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اسی کنسلٹنٹ سے پلاٹ بک کروائیں یا خریدیں جس کی ایک اچھی کریڈیبلٹی ہو, جو آپ کو ریسیل کر کے دے سکے. کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹائم پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. ایسے ہی بالکل جی. اور لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ جب چاہیں اس مشکل گھڑی میں اس پلاٹ کو بیچ کے, اس مکان کو بیچ کے, اس کمرشل کو بیچ کے اپنی ضروریات پوری کر سکیں. فیضان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے جیسے بتایا کچھ علاقوں میں آپ کام کر رہے ہیں, اگر کوئی مثال کے طور پہ گلبرگ گرینی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان بالخصوص پاکستان بھی کر سکتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں گلبرگ گرینز میں اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا نا, تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا کہ جی گلبرگ گرینز کے جو پریویس ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں. ریزیڈینشیل پروجیکٹس کے اندر میں آپ کو پتہ ہے زیادہ کرٹیسزم نہیں کرتا, بٹ گلبرگ کی ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سلو ہے, جس کی وجہ سے اور لوگ اس کے اندر سائٹ پہ ہو رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہمارے جو اوورسیز پاکستان جو کہ باہر بیٹھے ہیں, اٹلی, اسپین, مختلف جگہوں پہ, ان کے لیے تھوڑا سا محلے وقوع بتا دیں کہ کہاں پہ واقع ہے یہ گلبرگ گرین؟ گلبرگ گرین بیسیکلی لوکیٹڈ ایٹ مین اسلام آباد ہائی وے. جب آپ کرال چوک پرانے ایئرپورٹ چوک کراس کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک انڈر پاس آتا ہے, یعنی جی ٹی روڈ کے اوپر. جی ایگزیکٹلی, آپ اس کو جی ٹی روڈ کنسیڈر نہیں کرتے, وہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے. آپ کھنہ پل کراس کرتے ہیں, آپ کے کرال چوک آتا ہے, کرال چوک کراس کر کے لیفٹ ہینڈ پہ اس کی مین انٹرسٹ ہے, اور دیٹ از اراؤنڈ 85 to 90,000 کنال لینڈ. یعنی اسلام آباد سے روات جانے کی طرف, لاہور جانے کی طرف, گجرات جانے کی طرف, جیلم جانے کی طرف, اس پہ واقع ہے. ایگزیکٹلی اس پہ واقع ہے, اور یہ بیسیکلی دا پروجیکٹ آف IB انٹیلیجنس بیورو. اور یہاں پر فارم ہاؤسز ہیں 10 کنال کے, 5 کنال کے, 4 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں, اور اس کے علاوہ آگے ریزیڈینشیل ایریا ہے جس کے اندر A سے لے کے AV تک اس کے بلاکس ہیں, جس کے اندر 1 کنال, 2 کنال, 5 مرلہ, 7 مرلہ اور 10 مرلہ کے پلاٹس ہیں, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے پلاٹس ہیں. اس میں 3 کیٹیگری ہیں, فارم ہاؤس ہیں, ریزیڈینشیل ایریا, کمرشل ایریا ہے. اور کمرشل ہب از دا ویری گڈ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. جو لوگ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں یا کیش پہ, ایک اچھا ایکسپوئر ہے. اس کی سب سے مین ریزن یہ کہ یہاں پہ ٹیلی نار کا مین ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا, وہ تقریباً 100-150 کنال پر محیط ہے. ٹیلی نار کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر, اور ٹیلی کام کمپنیز بہت زیادہ یہاں پہ آ چکی ہیں, اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بن چکی ہے, فرابل اسکول ہے, اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے برانڈز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے بہت سی باتیں کریں گے, بڑی اچھی بتائیے, چونکہ جہاں پہ بندہ خریدے نا اس پہ پتہ چلنے کہ یا کیا وہاں پہ 35-40% سالانہ اس پہ انٹرسٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا. چونکہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بجائے اوورسیز پاکستانی اپنے بینکوں میں پیسہ رکھے سود کمائیں, ان کے ساتھ یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے حلال کمائیں اور خوب کمائیں. لیکن ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جگہ, اسٹے ود اس. ہاں تو تمہاری GM کی نوکری ہو گئی. آسٹریلیا میں گریجویشن کیا ہوا ہے نا تم نے؟
नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने, बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के, यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। फैज़ान ज़ैब खान साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं एम्बेसडर मार्केटिंग के। जैसे कि नाम के साथ उन्होंने खुद बताया, खुद भी वजाहत की कि किस तरह एक एम्बेसडर अपना किरदार अदा करता है दो मुल्कों के दरमियान, दो शख्सियात के दरमियान, दो माशरों के दरमियान। आज भी हमने इसीलिए इनको बिठाया, एज ए एम्बेसडर बिठाया कि दो मुल्कों की मैशियत के दरमियान ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं, दो अफराद की मैशियत के दरमियान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जी फैज़ान साहब, आप बात करते थे कि बहुत से कमर्शियल इदारे यहाँ पे आ गए हैं, तो इससे तो लाजमी होता है रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना बढ़ जाएगा? एग्जैक्टली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक अपार्टमेंट परचेज किया आज से 4-5 महीने पहले, उसकी कीमत थी 50 लाख। अब उसके अंदर आपको रेंटल भी अच्छा आ रहा है, 30,000 35,000 रेंटल आ रहा है। सही। उसके बाद अभी उस अपार्टमेंट की प्राइस अराउंड 65 to 70 लाख हो गई है विद इन 6 months। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अब ये खासकर उन लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग बैंक्स के अंदर अपना पैसा रख रहे हैं। देखिए, इंटरेस्ट सूद जो है लोगों को आइडिया नहीं है। अक्सर मेरे क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा बात की कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम बैंक्स के अंदर पैसा रख लें। हाँ, मगर वो होता है। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ आपको वेरी क्लियर कर लूँ, लोगों के रुझान आजकल क्या है, लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ा सा कम रुझान रख रहे हैं टैक्सेस की वजह से। मैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। बिल्कुल सही। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट्स के अंदर अभी तक कोई ऐसे टैक्सेस लागू नहीं हुए। सही। उनको चाहिए कि बजाय इससे कि आप बैंक्स के अंदर अपना पैसा रख के सूद का पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर टैक्स माने हैं। नहीं, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सेस स्टार्ट कब होते हैं। कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जब बनता है ना, थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा हमारे नाज़रीन के लिए। मैं अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले मैं प्लॉट लूंगा और लेआउट प्लान सीडीए में जमा कराऊंगा या अपनी कंसर्न सोसाइटी में जमा कराऊंगा। मेरी बिल्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है और उसका भी 2-3 साल 4 साल का प्रोसेस होता है। उसके बाद जाकर फिर सोसाइटी ट्रांसफर या सीडीए होती है, तब जाकर टैक्सेस लागू होते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट ही आपको ट्रांसफर दे रहा है, प्रोजेक्ट वाले बिल्डर्स खुद आपको ट्रांसफर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर टैक्सेस नहीं अभी तक लागू हुए। इवन ये बात दोबारा मैं इनसे रिपीट करूंगा, बड़ी अच्छी बात करें, दोबारा बताइए। टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस नहीं है। जो नया प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है आज से 3-4 साल 4 साल 5 साल पुराने, इवन गुलबर्ग के अंदर अभी किसी भी प्रोजेक्ट की ट्रांसफर स्टार्ट नहीं हुई। अभी भी आपको ये अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्सेशन नहीं पड़ती और आप उसका एक अच्छा रेंटल ले सकते हैं। और खुदारा सूद से बचिए, ये सब लोगों के लिए मशवरा है। जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक अच्छा मशवरा है कि सूद से बचें, अपने पैसे अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़रीदें, एक अच्छा रेंटल लें, बैंक से अच्छा रेंटल लें। और आपको पता है कि सूद की वजह से आप अपना ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी आप तबाह कर देंगे, तो सूद से बचिए। फैज़ान ज़ैब साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत से कोई गिले, कोई शिकवे, कोई टैक्सी के हवाले से कोई बातचीत, जैसे अक्सर आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रियाटर्स करती रहती है, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन करती है, क्या आपके पास कोई ऐसे एतराज़ात हैं? मैं बिल्कुल मैं अपनी फेडरेशन के शाना में शाना खड़ा हूँ। माशाल्लाह। उनके जो एतराज़ात हैं, टैक्सेस ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री टैक्सेस की वजह से काफ़ी डाउनफॉल का शिकार है। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमें बेसिकली एज अ बिजनेसमैन, हम तकरीबन 2-3 महीनों से सफ़र कर रहे हैं। तो इन टैक्सेस को बजाय इसके कि आपने अगर ज़्यादा किया है तो ज़्यादा करके, बेसिकली गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम टैक्सेस को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास टैक्स ज़्यादा जमा होगा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। मगर उसके अल्टरनेट अगर आप
प्रीवियस 1-2 महीने का एक्सपीरियंस निकाल के देखें तो बिजनेस ठप हो तो जाएगा। बिजनेस नहीं है और टैक्स लोगों ने प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी तो टैक्स कैसे जमा कराएंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितनी ट्रांसफर इससे पहले होती थी बजट से पहले और कितनी ट्रांसफर आजकल हो रही है आपकी सोसाइटी में? तकरीबन गुलबर्ग में पहले हम जाते थे तो हमें प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी और हमें 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट्स मिलती थी और एट अ टाइम हेड ऑफिस के अंदर 50-60 लोग होते थे और आप एस्टिमेट लगा लें कि 30 से 35 ट्रांसफर 40 ट्रांसफर Daily डेली की होती थी और सेम एज नेवल एनकरेज और दूसरी सोसाइटीज। बिल्कुल अभी आप हेड ऑफिस में अगर खुद भी पर्सनली खुद जाएं और अपने कैमरामैन भी लेके जाएंगे तो खाली पड़ा हुआ है, कोई एक आध ट्रांसफर होगी। तो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन टैक्सेस को वापस रिवाइज करें ताकि लोग परचेजिंग कर सकें। देखिए मैं ख्याल करता हूँ फैज़ान ज़ेब साहब आप माशा बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनके वज़ीर ख़जाना मुफ्ती साहब ने कहा ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, क्या कहते हैं आप? अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकती ना, ये देखें। हमारा वज़ीर साहब तो यही कह रहे हैं कि ये सारा पैसा ज़ाया हो रहा है। नहीं, वज़ीर साहब डेफिनेटली हमारे मुल्क की खातिर बेहतर ही सोचते हैं। कोई भी किसी भी रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठा हुआ है, इवन इज ए प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस मुल्क के लिए एक अच्छे लेता है। लेकिन आप उनको बताएं ना कि इसके साथ 40 से 70 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, इतना रोज़गार इस शोबे ने दिया है। मैंने वही इससे पहले जिक्र किया है कि अपने जो टैक्सेस हैं उनको आप कम करें। आपने 5% टैक्सेस कर दिए, 4-5% के टैक्सेस कर दिए हैं नॉन फाइलर के और फाइलर के 2%। एटलीस्ट उसको 1% ना करें, 1.5% कर लें, दरमियान में कर लें और 3% नॉन फाइलर के लिए कर लें। एक महीना देख लें, हो सकता है उसमें अंदर कुछ थोड़ा अफेक्ट हो, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो सके। फैज़ान ज़ेब साहब एक बड़ा इस बजट के अंदर उन्होंने कहा कि जो खाली प्लाट है उसमें भी रेंटल वैल्यू लगेगी, वो क्या है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं और हुकूमत को बिलखुसूस बताएं कि एक बंदे के पास इनकम कोई नहीं है, कोई वहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो रेंटल किराया कहाँ से पे करे? देखें जी, प्लॉट कोई भी खाली प्लॉट किसी का भी होता है ना तो वो एक मिडिल फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। बड़ी बचत करके बनाया होता है। अमीर लोग प्लॉट्स रख के उसी वक्त बेच देते हैं। किसी ने लॉन्ग टर्म अपना प्लॉट रखा हुआ है तो वो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली है। कोई किसी का वालिद सरकारी मुलाजिम था, उनको कुछ पैसे मिले, उन्होंने एक अपना प्लॉट लेके रख लिया कि चलें किसी टाइम पे हमारे पास पैसे होंगे तो हम घर बनाएंगे। अब जो उन्होंने महीने की अपनी बचत करनी होती है 20,000 10,000, वो अपनी 2-4 साल मेहनत करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं इस वजह से कि हम उसके ऊपर एक घर बनाएंगे। अगर वो गवर्नमेंट ले लेगी तो वो किस तरह घर बनाएंगे? या उस पर रेंटल पे करना पड़ेगा, वो कहाँ से करेगा? वो कहाँ से करेंगे? रेंटल नहीं पे कर सकते। रेंटल ही वो पैसे अपने संभाल रहे हैं, 10,000 15,000 महीने का सेव करते हैं, कमेटियाँ डालते हैं। 2-4 साल के बाद हम अपने बच्चों के लिए घर बनाएंगे। अगर आप उस खाली प्लॉट पे रेंटल लेना शुरू कर देंगे तो अपनी बचत कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी हुकूमत को बताएं कि इस तरह की पॉलिसी जो है स्टेक होल्डर के बगैर नामुमकिन है और इसी तरह जो स्टेक होल्डर के बगैर पॉलिसी बनेगी वो इसी तरह ब्लंडर पर इसमें पड़ेंगे कि एक प्लाट मैंने बड़ी बचत से कमेटियाँ डाल के लिया, अब गवर्नमेंट का इस पर रेंटल भी पे करें, वो किस तरह पे कर सकता है? वही गरीब आदमी आज 1 करोड़ 2 करोड़ की कोई अमीन नहीं है, 5 करोड़ का 5 मरले का एक प्लाट जो है 2 से 2.5 करोड़ का मिलता है, तो वो कहाँ से आपको रेंटल पे करे जबकि वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं आए। फैज़ान ज़ेब साहब, मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, आप चूँकि बड़े समाजी कारकुन भी हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया लायन क्लब इंटरनेशनल का, तो लायन क्लब इंटरनेशनल क्या करता है? बेसिकली लायन क्लब इंटरनेशनल तो एक NGO है, वर्क फॉर द चैरिटी, और उसके अंदर वो डोनेशंस करते हैं। काफ़ी ऑर्फनेजेस हैं उसके अंदर, डिफरेंट किस्म की, आगे हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के लोग हैं, तो वो चैरिटी करते हैं। और लोगों को चाहिए कि अच्छे जो चैरिटी फेडरेशंस हैं उसके अंदर अपनी डोनेशंस दें, अपनी ज़कात उसके अंदर दें ताकि जो उसके अंदर मुस्तहिकीन है उनको फ़ायदा हो सके। बड़ी खूबसूरत बात की फैज़ान ज़ेब साहब ने, ये चार्टर्ड मेंबर हैं इस्लामाबाद लायंस क्लब के और बड़ी अच्छी वर्किंग करे। जैसे उन्होंने खुद बताया, आपने तो जीना ही है, आपने तो मरना ही है, अपने जीने का सामान पैदा करने, अपने मरने का सामान पैदा करें, सदका खैरात आप करें ताकि लोगों को भी सहूलत हो, किसी को भूखा ना मरने दें, किसी को बगैर लिबास के ना मरने दें। यही हमारा इंसानी का दर्स है और यही दर्स ये फैज़ान साहब भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह हाथ मजबूत करें ऐसे लोगों के जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाएं ताकि इस मुल्क के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। और अल्लाह ब्लेसिंग करता है वहाँ पे जहाँ पे खैरात होती है, जहाँ पे बेहतरी होता है, जहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दी। बड़ी अच्छी बातें की डायरेक्टर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। लेकिन बातें कंप्लीट नहीं हुई, बातें ख़त्म नहीं हुई, इनसे मज़ीद इनको प्रोग्राम बनाएंगे ताकि ये बताएँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, ना सिर्फ बैंकों में पैसा रखे बल्कि अपना मुनाफा अपनी मिट्टी को सोना बना के और अपनी मिट्टी में अपनी तमीर और अपना हिस्से का कर्ज है वो उतार के। अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ और नए प्रोग्राम के साथ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।